नमस्कार मित्रों। आज हम वैदिक काल के जो दो भाग हुआ करते हैं, प्रारंभिक वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, इन दोनों में हम अंतर पढ़ेंगे। प्रारंभिक वैदिक काल में ऋग्वेद की रचना हुई थी, इसलिए इसको ऋग्वेद काल भी कहते हैं। उत्तर वैदिक काल में बाकी वेद बने थे और बाकी साहित्य का निर्माण हुआ था। दोनों का क्षेत्र आपको अच्छे से ज्ञात है। जब हमने वैदिक काल प्रारंभ किया था तो पूरी ज्योग्राफी हमने देख चुके थे। जो आज हमें पढ़ना है कि दोनों में अंतर क्या है। ऋग्वेद काल के बाद वैदिक काल, कौन सा वैदिक काल? उत्तर वैदिक काल में क्या परिवर्तन आए, ये तो आपको अच्छे से पता है कि ऋग्वेद काल का समय लगभग 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व और उत्तर वैदिक काल का 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व। ये मोटे मोटे अंतर तो हमने पहले ही पढ़ चुके हैं। अब जो हमें आज से शुरू करना है, राजनीतिक दोनों में अंतर क्या था, सामाजिक अंतर क्या था, आर्थिक अंतर क्या था, ये टॉपिक हमें देखना है। तो सबसे पहले जो आज हम शुरू करेंगे, राजनीतिक अंतर या राजनीतिक स्थिति। अब यहां ध्यान रखें, अगर हम ऋग्वेद काल की राजनीति स्थिति को अच्छे से समझेंगे तो उत्तर वैदिक काल में हमें ज्यादा परेशानी नहीं होगी। ओके, ज्यादा समय हम ऋग्वेद काल में लगाएंगे, उसके बाद क्या अंतर आए तो आसानी से हम उत्तर वैदिक काल पढ़ सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, ऋग्वेद काल में राजनीतिक स्थिति और बाद में उत्तर वैदिक काल में राजनीतिक स्थिति में क्या परिवर्तन हुए। तो डालें हेडिंग, राजनीतिक स्थिति ऋग्वेद काल। अब जो ऋग्वेद में जो राजनीति हुआ करती थी या राजनीतिक स्थिति हुआ करती थी या राजनीतिक समाज हुआ करता था, वह कबीलाओं में बटा होता था। हम कहते हैं कबीला, कबीलाए में बटा हुआ करता था। ध्यान रखें, कबीला किसी क्षेत्र का नहीं होता है। स्पेशली मोटे मोटे तौर पे कहें, कबीला मतलब एक प्रकार से लोगों का समूह होता है कि उस कबीले में इतने लोग शामिल हैं। यहां कोई भूमि नहीं होती है कि हमारा एरिया इतना है। ये मात्र अपने लोगों का समूह होता है। लोगों पर ये शासक एक मुखिया बना देते हैं, राजा बना देते हैं। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे हर चीज आपको स्पष्ट होती जाएगी। अलग अलग इमेज के माध्यम से आपको अलग अलग चीजें स्पष्ट होती जाएगी। थोड़ा संयम रखें। कबीलाई संरचना यहां सिंपल शब्दों में समझें, लोगों का समूह। अब लोग कैसे होते थे उस समय? वैदिक काल में मध्य एशिया से आर्य आए थे और भारत वाले गैर आर्य थे, अनार्य लोकल वाले। लेकिन कबीला जब ऋग्वेद काल में जब कबीलों में एरिया बटा होता था, एक प्रकार से जनों में विभाजित था। अपन देखेंगे कबीलाए की सबसे छोटी इकाई परिवार हुआ करती थी और सबसे बड़ी इकाई जन हुआ करती थी। मैं आपको दिखा देता हूं कि मान लो एक पूरा एरिया कबीलों में बटा होता था, तो सबसे छोटी इकाई आपकी कुल हुआ करती थी या परिवार हुआ करता था और सबसे बड़ी इकाई आपकी जन हुआ करता था। ओके, अब कबीलाई में बटा होता था ऋग्वेद काल में राजनीतिक संगठन। इसलिए कहीं कहीं इसको कबीला भी कहते हैं, कहीं कहीं जन भी कहते हैं। किस जन के राजा हैं आप, किस कबीले के राजा हैं? क्योंकि कबीला का सबसे बड़ी इकाई जन हुआ करती थी और सबसे छोटी इकाई परिवार हुआ करती थी।
शांति से जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे पूरी कहानी आपको स्पष्ट होती जाएगी। ओके, यहां अपन बाद में देखेंगे कहानी। तो कबीलाई संरचना मतलब एक लोगों का समूह, और एक प्रकार से हम कहें जनजाति सैन्य लोकतंत्र। यहां समझ सकते हैं, इतनी यहां समझने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी जनजाति सैन्य लोकतंत्र। अब जो किसी कबीला का जो राजा हुआ करता था उसको राजन कहा जाता था या राजा कहा जाता था, लेकिन राजा ही नहीं कहा जाता था, उसको अलग अलग नाम से ही पुकारा जाता था। सबसे पहले कबीला का मतलब एक प्रकार से लोगों का समूह। अब यहां कोई भूमि नहीं होती थी, ये हमारा क्षेत्र है, हमारा एरिया, इसकी रक्षा करना है, मात्र लोगों की रक्षा करना होता था। ये कबीला कई बार अस्थायी भी होते थे। ठीक है, आज इस एरिया में रह रहे हैं, कई दूसरे एरिया में चले जाएंगे। पूरा खेल उनका लोगों का था, कोई जमीन नहीं था ये हमारा जमीन है, हमारा क्षेत्र, हमारा राज्य, हमारा देश, नहीं, मात्र कबीला मतलब पूरा पूरा लोग हुआ करते थे। अब लोगों की रक्षा करना होता था राजा को, इसलिए राजा को बोला जाता था कहीं कहीं जनस्य गोपा, कि लोगों की रक्षा करना। बड़े ध्यान सुनना है यहां, ये जो टॉपिक है आपको समझने वाला टॉपिक है। एक बार समझ में आ गया तो कुछ भी परेशानी आने वाली नहीं है। ये कोई डायरेक्ट याद करने वाली चीज नहीं है, यहां आपको हल्का सा एक्टिव रहना पड़ेगा। जनस गोपा कहते थे ऋग्वेद काल में राजा को। क्यों कहते थे? क्योंकि कबीला संरचना पर आधारित थी। कबीला क्या होता? लोगों का समूह होता है, लोगों का समूह, लोग जहां जाएंगे उसका कबीला रहेगा। एक मोटे मोटे तौर पे हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। इस चीज को समझने के लिए बड़ा टाइम लगेगा, लेकिन एक आसानी से हमें कुछ चीजें समझ में आ जाए। ओके, जनस गोपा कबीलों का राजा हुआ करता, जिसको आप राजा कहते हो। पहली बात ये हो गई। दूसरा, अब लोगों के पास गायें होती थी। क्या होती थी? गायें। जो ऋग्वेद काल में युद्ध होते थे, लड़ाइयां होती थी, वो मात्र गायों के लिए होती थी, पशुओं के लिए होती, वो स्पेशली गाय के लिए। तो लोगों के पास अपनी गाय होती थी, तो गायों की रक्षा करने के लोग गायें चोरी कर लेते थे। अगल बगल कबीले वाले दूसरे कबीले पे युद्ध करते थे, तो बाद में जीत जाते थे तो गायें ले जाते थे, सोना ले जाते थे धारण के लिए, कि मेन काम गायों के लिए युद्ध होता था। इसलिए इसको गोपति भी कहते, जो गाय की रक्षा करेगा। अब कबीला मतलब लोगों का समूह, लोगों की रक्षा तो करना, लेकिन लोगों के पास अपनी गायें भी तो हैं या उनके सामान भी होंगे, उनकी रक्षा करना किसका कार्य हुआ करता था? राजा का। इसलिए उसको गोपति भी कहते थे। गणपति मतलब ये एक प्रकार से गण, जनता, जनता की रक्षा करना, गणपति भी कहते हैं। विस्पति, विस्पति क्या होता? विस्पति भी कहते थे। अब देखो, पूरा कबीला सबसे छोटा कुल में बटा होता था, कुल से ग्राम बनता था, ग्राम से विष बनता था। ये विष, विष का जो राजा होता था उसको विस्पति कहते थे। ओके, जो विष का जो मेन प्रधान होता था तो विस्पति बोलते थे। अब कई विषयों से मिलकर जन बनता था, इसको जनपति कहते थे। तो ठीक है, विष का मुखिया विस्पति होता था, वो तो ठीक है, लेकिन यहां कबीले के राजा को भी विस्पति कहते थे भैया, इस क्योंकि विष की भी रक्षा करता था। ध्यान रखें। ओके, अपन आगे बढ़ते जाएंगे, आपको हर चीज स्पष्ट होती जाएगी, थोड़ा संयम रखना भैया आपको। पहली बात ये हो गई। तो राजा को कौन कौन जो उपाधि मिल गई? जनस गोपा, विस्पति, गणपति, गोपति। गोपति मतलब गायों की रक्षा करना होता था, इसलिए गोपति, क्योंकि पूरे युद्ध गायों के लिए होता था। ऋग्वेद काल का जो समय होता था वह पशुपालन प्रधान होता था, पशुओं मेन होती थी। सेकेंड नंबर होता था, वो होती थी कृषि। कृषि बाद में उत्तर वैदिक काल में पहला काम होगा। यहां स्टार्टिंग में मात्र पशुपालन हुआ करता था। दोनों हमें अंतर देखना है। आगे पूरा आप ऋग्वेद को समझें, फिर उत्तर वेद समझेंगे आप। ऋग्वेद समझ में आएगा तो उत्तर वैदिक काल में कुछ भी नहीं है, 2 मिनट लगेंगे समझने में। इतना काम हो गया। एक बार और बोल देता हूं मैं कि भैया ऋग्वेद काल कबीलाई संरचना पर आधारित थी, मतलब ऋग्वेद काल
कई कबीलों में बटा होता था या जनों में विभाजित था। अब कबीले की सबसे बड़ी इकाई क्या होती थी? जन, इसलिए इसको जन बोलते थे। कई जनों में विभाजित था। ओके। अब कबीलों में कौन होते हैं? स्पेशली लोगों का समूह होता है, तो लोगों की रक्षा। यहाँ भूमि की बात नहीं आएगी। यहाँ जो शब्द होता ना हमारा, राष्ट्र शब्द, क्षेत्र शब्द, राज्य शब्द, कि हमारा राष्ट्र, हमारा क्षेत्र, यहाँ वो अवधारणा नहीं थी। यहाँ भूमि की बात ही नहीं होगी। यह मात्र लोगों के एरिया होता था और हर लोग अपने अपने कबीलों के प्रति वफादार हुआ करते थे। आया समझ में भैया? अब राजा का हमने मोटे मोटे तौर पे राजा के कार्य देखे। कबीले की सुरक्षा करना, लोगों की सुरक्षा करना, पशुधन की सुरक्षा करना, गाय के लिए युद्ध होता था, गायों का रक्षा करना, गायों की सुरक्षा करना। और गाय इतनी महत्वपूर्ण हुआ करती थी कि व्यक्ति प्रार्थना करता था भगवान से, जब अपने अपने इष्ट देवता थे, चाहे वो अपन पढ़ेंगे पूरा पूरा धार्मिक स्थिति, कौन भगवान कैसे होते थे, जो भी वो अपनी सुपर नेचुरल पावर से प्रार्थना करता था कि भगवान मुझे एक बच्चे का आशीर्वाद दें, मुझे 2 बच्चे का आशीर्वाद दें, तो साथ साथ गायों की प्रार्थना भी करता था, हे भगवान एक बेटा मुझे दें और साथ साथ मुझे 100 गायों का भी आशीर्वाद दें, तो मेरे घर में 100 गायें भी आ जाएं, उनका जन्म हो। तो ऐसा आशु इतनी महत्वपूर्ण हुआ करती थी गाय। इसलिए ऋग्वेद काल में और उत्तरवेदिक काल में दोनों में एक प्रकार से, स्पेशली ऋग्वेद काल में गायों की बहुत एक प्रकार से सम्मान किया गया। ओके, चल। प्रार्थना में बेटे और गायों को मांगा करते थे लोग। अब यहां जो ऋग्वेद काल में क्षेत्र आधारित ना होकर लोगों के समूह का राजा होता था, ये किसी क्षेत्र का राजा नहीं होता। क्षेत्र कहां आएगा? उत्तर वैदिक काल में। ये मात्र लोगों के समूह का राजा होता था। क्षेत्र कोई भी यहां महत्व नहीं था, क्षेत्र की अवधारणा नहीं थी यहां। इतना समझ में आ गया? यहां भैया सुनना ज्यादा है, समझ में ज्यादा है। ये टॉपिक बड़ा समझने वाला है, ध्यान रखें। अब राजा का जो सलाहकार होते थे, ध्यान रखें, राजा के सलाहकार लगभग 5 हुआ करते थे। इसमें सबसे महत्वपूर्ण पुरोहित हुआ करता था, सेकंड नंबर सेनानी हुआ करता था, तो सेना बनाता था। अभी हम देखेंगे स्थायी सेना नहीं थी, वो दोनों में, ऋग्वेद काल में उत्तर वैदिक काल में दोनों में ही स्थायी सेना नहीं थी। ओके, यहां प्रमुख सलाहकार कौन था? पुरोहित। पुरोहित का काम किया हुआ करता था राजा के लिए, एक प्रकार से मार्गदर्शक का काम करता था, वह उसका मित्र भी होता था, न्याय में मदद करता था, युद्ध में राजा की विजय की कामना करता था पुरोहित। तो मेन काम पुरोहित का हुआ करता था। ओके। अब सेकंड जो उसका सलाहकार हुआ करता था, जो मार्गदर्शक, वो होता था सेनानी। सेनानी सेकंड नंबर क्यों था? क्योंकि नियमित सेना नहीं थी, पहली बात तो ज्यादा युद्ध भी नहीं होते थे, तो सेना का महत्व कम था, तो इसलिए सेकंड नंबर पे था। अब यहां अगर स्थायी सेना नहीं, तो भैया सेना काम कैसे चलता है? मान लो कोई युद्ध कर देता था, तो भैया उस कबीले ने यहां युद्ध कर दिया है, युद्ध कर दिया है, तो सेना कहां से लाएंगे? जो कबीलों में, जिस घर में, जिस कुल में जो एक प्रकार से नव युवक युवक होते थे, जो लड़ने में सक्षम होते थे, एक प्रकार से उग्रवादी होते थे, हम लड़ने तैयार हैं, उन नवयुवक जो लड़ने में सक्षम थे, उनसे सेना बनती थी। भैया अपने अपने कबीले में चलेंगे लड़ने, जीत जाएंगे तो हम सामने वाले कबीले को हम जीत जाएंगे, तो वहां के गाय लाएंगे, हम उनके सामान लाएंगे, लूट का माल लाएंगे, सोना लाएंगे, गोल्ड लाएंगे, उदाहरण जो भी चीजें लाते थे वो हम पूरी पूरी चीजें पढ़ेंगे आगे। तो मान लो किसी कबीले को जीत जाते थे, तो वहां से गायें लाते थे, कुछ भी सामान आता था वो आपस में बांटते थे। जीतने के बाद जिस व्यक्ति का जितना योगदान होता था, उस आधार पे बंटवारा होता था। ओके, यहां कोई टैक्स का काम ही नहीं था, टैक्स राजा के लिए यहां कोई नियमित कर नहीं था,
यहाँ मर्जी का कर हुआ करता था। उदाहरण के लिए मान लो युद्ध हुआ, एक कबीला ने दूसरे कबीले को हरा दिया, सेना वही घर घर से गई थी जो नव युवक होते थे लड़ने के सक्षम, फिर बाद में बाई चांस वो जीत के आ जाते थे तो वहां सामने वाले कबीले की गाय ले आते थे, जो भी लूट का माल होता था अपन आगे देखेंगे, उनको आपस में बांटा करते, जिस व्यक्ति का जितना योगदान होता था। अब मान लो किसी व्यक्ति को सोने के, उदाहरण के लिए 3 सिक्के दिए और 2 गायें दी कि भाई तुम्हारे ये अच्छा, तुमने इतने व्यक्ति को हराया, या आपकी जो एडवाइस थी बहुत काम आई। तो उसके बाद उसकी मर्जी होती थी व्यक्ति की कि यार मुझे मान लो गोल्ड के 5 सिक्के दिए हैं, एक सिक्का वो अपनी मर्जी से राजा को दे देता था कि सर मेरी ओर से आपके लिए उपहार। यही टैक्स होता था मात्र, इसके अलावा कोई टैक्स नहीं होता था, मर्जी से लोग देते थे, चाहे वो सिक्के दे हो, चाहे वो गाय दे हो, चाहे पशु दे, कुछ भी देते थे, यही टैक्स माना जाता था। वो नियमित नहीं हुआ करता था, अपनी मर्जी के आधार पर टैक्स हुआ करता था। उसको क्या कहते थे? उस टैक्स को बलि कहते थे, बलि, बावली, बलि। जो नियमित टैक्स नहीं होता था, लोग अपनी मर्जी से उपहार देते थे, वही टैक्स माना जाता था, जिसको बलि कहते हैं। इतना हमारा स्पष्ट हो गया। और 3 सलाहकार कौन होते थे? एक पुरोहित हो गया सबसे बड़ा, सेनानी सेकंड नंबर का, ध्यान रखें, पुरोहित उत्तर वैदिक काल में सेकंड नंबर पर हो जाएगा, सेनानी पहले नंबर पर हो जाएगा। पहला सलाहकार पुरोहित, सेकंड सलाहकार सेनानी, तीसरा ग्रामणी। ग्रामीण मतलब जो गांव का मुखिया होता था ना, तो गांव का मुखिया होता था, ये भी सलाहकार होता था। कहीं मान लो कुछ भी झगड़े हो, लड़ाई हो, या कहीं कबीले ने युद्ध करने जाना हो, ग्रामीण से बात करते थे, भाई हमारी ओर से आप कितना योगदान कर सकते हो, कैसे लड़ेंगे, ये भी उसका सलाहकार होता था, जो गांव का हेड हुआ करता था। और चौथे नंबर का एक होता था दूत। दूत मतलब जो राजा का एक प्रकार से रथ चलाने का सारथी होता था। ओके, चौथे नंबर का सलाहकार कौन होता था? दूत। एक होता था रथकार, रथ बनाता था राजा के लिए, वो होता था रथकार। इस प्रकार से 5 सलाहकार हुआ करते थे उस समय ऋग्वेद काल में, कबीलों के राजा के या जनों के राजा के। पहला पुरोहित, सेकंड नंबर का सेनानी, तीसरे नंबर ग्रामणी, चौथे नंबर का दूत, 5 नंबर का रथकार। आया समझ में? ये सिर्फ सुनने हैं आपको, बस इतना ध्यान रखें, आप लिखने में लिख सकते हो बगल में कि 5 सलाहकार हुआ करते। सबसे मुख्य सलाहकार होता था पुरोहित, सेकंड नंबर का सेनानी। अब राजा कैसे होता था? एक प्रकार से राजतंत्रात्मक पे यहां राजा बनता था, राजा का पुत्र राजा बनता था, लेकिन फिर भी यहां एक प्रकार से लोकतंत्र जैसा काम होता था। अपन आगे देखेंगे, राजा को, ठीक है राजा का पुत्र राजा रहेगा, लेकिन अंतिम मोहर सभा और समिति की होनी पड़ती थी। हम आगे देखेंगे, यहां देख लो एक बार, ये लिखा कबीले को, समिति, ओके, और सभा, ये सभा होती, सभा और समिति, ये सभा और समिति होती है, यहां से चुनाव होता था। अपन देखेंगे समिति का मेन काम होता था राजा चुनाव का, तो सभा समिति की मोहर लगानी पड़ती थी। चुनाव तो होता था राजा का चुनाव होता था, लेकिन अंतिम मोहर वही समिति और सभा की लगानी पड़ती थी। तो एक प्रकार से वंश के आधार पर होते हुए भी कबीलों से सलाह पर निर्भर हुआ करता था, तो इसलिए राजा के पास सीमित अधिकार होते थे। ओके, क्योंकि कबीलों की सलाह मांगनी पड़ती थी, लेनी पड़ती थी। तो यहां राजा इतना पावरफुल नहीं हुआ करता था, ध्यान रखें। राजा होते हुए भी इसके पास एक प्रकार से असीमित शक्तियां नहीं थी, ये सीमित शक्तियां हुआ करती थी। तो ठीक है, राजा का पुत्र राजा बनेगा, लेकिन राजा का पुत्र कौन सा राजा बनेगा, वो लायक है या नहीं, यह भी समिति देखती थी, कबीले देखते थे। अगर किसी कबीले को, ऐसा कई जगह ऋग्वेद में उदाहरण है, ऐसे कई कबीले को अगर राजा की संतान पसंद नहीं होती थी तो संतान को, राजा को बाहर फेंक देते थे कबीले के बाहर, कि कोई काम नहीं यहाँ, ध्यान रखें।
तो अंतिम मोहर तो सभा समिति की लगती थी। ओके, तो एक प्रकार से मोटे तौर पे देखना है राजतंत्रात्मक था ये। राजा का पुत्र राजा बनता था, वंश के आधार पर था मेन अपन कहें तो। लेकिन कहीं कहीं गणतंत्र का भी बात हुआ है कि भैया वंश के आधार पर नहीं था कि कबीले में कौन सा राजा, कौन राजा बनेगा, कहीं कहीं इसका भी उल्लेख है। क्योंकि ऋग्वेद में गण शब्द का 46 बार उल्लेख हुआ है। अगर 46 बार उल्लेख हुआ है तो कई जगह राजा का चुनाव होता होगा कि हमारे कबीले में से कौन राजा बनेगा। ओके, ये भी ध्यान रखें। लेकिन ज्यादातर जो उदाहरण मिलते हैं वो वंश के आधार पर बनते हैं। राजा का पुत्र राजा बनता था। ओके, और राजा के पुत्र राजा ईमानदारी काम भी करता था। भैया मुखिया हम, कबीले हमारे सब कुछ है, लोग हमें बाहर फेंक देंगे, लोग हमारी बात नहीं मानेंगे, क्योंकि क्षेत्र कुछ होता नहीं था, कुछ इनकम होती नहीं थी, कोई सेना है नहीं थी, तो किस मुंह पर राजा हीरो बनेगा। तो इसलिए डिपेंड होता था, राजा के पास सीमित अधिकार हुआ करते, ध्यान रखें। ओके, मैं फिर कह रहा हूं भैया आपसे, बड़े आपको संयम रखना पड़ेगा, पूरा समझने वाला काम है। अगर आपने समझ में आ गया तो कुछ भी नहीं है फिर इस टॉपिक में, अगर नहीं समझ में आया तो परेशानी होगी। यहाँ याद करने वाला टॉपिक नहीं है ज़्यादा, इतना हमने देखा। एक बार मैं आपको बोल देता हूँ, राजा को जनस गोपा कहते थे, विस्पति कहते थे, गणपति बोलते थे, गोपति। गोपति क्यों बोलते थे? गायों की रक्षा करना पड़ता था, क्योंकि गायों के लिए युद्ध होता था। जनस गोपा क्योंकि कबीले को लोगों का समूह होता है और लोगों की रक्षा करना पड़ता था राजा को। यहाँ मेन काम इसका हुआ करता था, नेतृत्व करता था। लेकिन चुनता कौन थे? कबीले के सभा और समिति चुनती थी, स्पेशली समिति चुनती थी। ओके, इतना हमारा हुआ। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे और स्पष्ट होता जाएगा। अब हम कह रहे हैं ऋग्वेद राजनीति संगठन कि मान लो कोई सब, जितनी भी ऋग्वेद में जितनी भी, मान लो उदाहरण के लिए कि ऋग्वेद में पूरा ऋग्वेद उदाहरण के लिए 100 कबीलों में बटा था, तो अपने अपने कबीले होते थे, अपने अपने कबीलों के राजा हुआ करते थे। अब ध्यान रखें, तो कहते हैं मध्य एशिया से आर्य आए थे, लेकिन आर्य एक साथ नहीं आए थे पूरे, ध्यान रखें। कोई आर्य पहले आए, कोई बाद में आए, कोई बहुत पहले आए थे, वो यहाँ के जो गैर आर्य थे, स्पेशल भारत के थे, वो यहीं से मिक्स हो गए थे। फिर बाद में आर्य आए, फिर और बाद में आते रहे, तो आर्य एक साथ नहीं आए, बाद बाद में आते रहे, फिर बहुत बाद में आए। तो कबीले आर्य भी थे और गैर आर्य भी थे, इनमें आपस में लड़ाइयाँ होती थी। गैर आर्य में अपनी अपनी लड़ाइयाँ होती थी, कई बार आर्य और गैर आर्य में लड़ाइयाँ होती थी। तो सिंपल शब्दों में तो कबीले होते थे वो आर्य भी थे और गैर आर्य भी थे। आपस में अलग अलग प्रकार से लड़ाइयाँ भी होती थी। आर्य के बीच में लड़ाई होती थी और आर्य गैर आर्य के बीच में लड़ाई होती थी। ओके भैया, चलिए। ऋग्वेद में अपन ने देखा कबीलों में विभाजित था, और जो कबीले की सबसे बड़ी इकाई हुआ करती थी वो होती थी जन। क्या होती थी? जन। इसलिए इसको जन भी कहते थे, कबीले को क्या बोलते थे? जन भी कहते हैं। तो ऋग्वेद में जो राजनीतिक संगठन कबीलों में बटा होता था या जन में बटा होता था, कबीले की सबसे बड़ी इकाई क्या थी? जन, इसलिए इसको जन भी कहते हैं। और कबीले की सबसे छोटी इकाई होती थी, एक प्रकार से प्रशासनिक या राजनीतिक इकाई, वो परिवार होती थी या कुल होती है। बहुत बड़ी बात नहीं है, कुल भी होती थी, परिवार होती थी, या कहीं कहीं ग्रह होती थी। परिवार भी आता है, कुल भी आता है, ग्रह भी आता है। अब कुल का जो मुखिया रहेगा उसको कुलुप कहते थे। अब जो घर का, गृह का जो मुखिया होता है उसको गृहपति कहते थे। ओके, ये ध्यान रखें, सबसे छोटी इकाई परिवार, कुल या ग्रह, और सबसे बड़ी इकाई जन। अब कई परिवार या कुल या ग्रह मिलकर ग्राम बनते थे, और ग्राम का मुखिया होता था ग्रामीण। कई ग्रामीण बनकर विश्व बनता था, तो विश्व का जो मुखिया होता था विस्पति होता था। और ऐसे कई विश्व मिलकर जन बनते थे, और जन का मुखिया ये प्रकार से राजा होता था या राजन होता था। और इस राजा को हम क्या क्या कहते हैं?
विस्पति भी कहते हैं, गोपति भी कहते हैं, क्योंकि कबीला मतलब लोगों का समूह होता, तो लोगों के पास अपनी गायें होती थी और गायों के लिए युद्ध होता था, इसलिए लोग गोपति भी कहते थे। इसको बार बार सुनना पड़ेगा, बार बार देखना पड़ेगा, थोड़ा संयम रखेगा, और जैसे ही हमारा ये पूरा टॉपिक खत्म होगा तो आपकी राजनीतिक स्थिति पूरी स्पष्ट हो जाएगी, और इससे बढ़िया कोई आपका पढ़ने का तरीका नहीं हो सकता। कम समय में ध्यान रखें, कम समय की बात कर रहे हैं हम। अब जो ग्रामीण होते थे, गांव होते थे, वो एक प्रकार से एक रखते वाला जो हमारा परिवार होता वर्तमान में, अनेक परिवार का समूह क्या होता था, ग्राम। कई ग्राम का समूह विश्व होता था और कई विश्वों का समूह जन होता था। ये अपन नहीं कहते हैं गांव से तहसील बनती, तहसील से आपका जिला बनता, जिला से राज्य बनता है, तो ऐसे। लेकिन यहां वर्तमान में राज्य की, राष्ट्र की, क्षेत्र की अवधारणा नहीं थी, क्योंकि यहां कोई भूमि नहीं थी, भूमि में महत्व नहीं था, मात्र लोगों का महत्व था। ओके, वर्तमान में कहें अपन कि मध्य प्रदेश एक कबीला होता, बाय चांस मध्य प्रदेश कबीला होता, लेकिन मध्य प्रदेश की जो कबीला, उसके लोगों की महत्व था। मध्य प्रदेश की जो बॉर्डर हुआ, सीमा, इसका कोई महत्व नहीं था। ओके, अब जो भूमि का महत्व बढ़ेगा वह उत्तर वैदिक काल में बढ़ेगा। आपको कई बार ये क्लास देखनी पड़ेगी, एक दो बार तो पढ़नी पड़ेगी, जब आपको स्पष्ट होगा। यहां समझने वाली बातें हैं भैया, ध्यान रखें, मेरी मजबूरी आप समझें। ओके, तो अभी हमने इतना देखा कि ऋग्वेदिक काल में जो राजनीतिक स्थिति थी वह कई कबीलों में या जनों में बटा होता था। कबीले की सबसे बड़ी इकाई जन होती थी, इसलिए जन भी कहते थे इसको। ओके, हमने देखा। अब जन कितना महत्वपूर्ण था कि ऋग्वेद में लगभग 275 बार जन का उल्लेख हुआ है, और विश्व का उल्लेख कितनी बार हुआ है, 170 बार, और ग्राम का 100 लगभग 13 बार। 275 जन का उल्लेख हुआ है। ठीक है, इतना आपका हो गया। अब हम आगे चलेंगे, इतना देखें आगे आप। तो हमने देखा ऋग्वेद काल में जो राजनीति हुआ करती थी, जो राजनीतिक दशा हुआ करती थी या राजनीतिक समाज हुआ करता था, वह कई कबीलों में विभाजित था। उस कबीले की सबसे बड़ी इकाई होती थी जन, इसलिए कबीले को जन भी कहते थे। इतना आपका स्पष्ट हो गया। अब हम कह रहे थे भैया राजा का चुनाव। अभी हमने देखा था ना, जो राजा वंशानुगत होता था, राजा का चुनाव होता था, राजा के पास सीमित अधिकार होते थे। इसका चुनाव कौन करते थे, तो यहां देखेंगे हम। सबसे पहले देखें, कबीले या जन, इतना तो स्पष्ट हो गया, लोगों का समूह। ये क्षेत्र पर आधारित नहीं था, मात्र जन पर आधारित था या लोगों पर आधारित था। इसमें एक समिति भी होती थी, एक सभा भी होती थी, ये संस्था हुआ करती थी। 5 संस्था होती थी ऋग्वेद काल में हर कबीले की। एक विदर्थ होता था, तो 3 महत्वपूर्ण है। ये समिति थी, इस समिति का काम क्या क्या होता था भैया, इसका प्रमुख कौन होता था, ईशान। वर्तमान अगर हम समिति का वर्तमान के संदर्भ में हम कंपेयर करें तो लोकसभा से कंपेयर कर सकते हो आप। जैसे लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा स्पीकर या लोकसभा का अध्यक्ष, ऐसी समिति का जो प्रमुख होता था वो ईशान कहलाता था। और जो सभा थी, सभा वर्तमान का आधुनिक में हम कंपेयर करें तो राज्यसभा से कर सकते हैं, और राज्यसभा के जो मेंबर हुआ करते थे वो उसे सुजान कहते थे। क्या कहते थे, सुजान। इसमें महिलाएं भी भाग लेती थी, इसलिए जो महिला वाली सुजान होती थी, जो महिला होती थी मेंबर इस सभा की, उसको सभापति कहते थे, और जो पुरुष वाले मेंबर होते थे या सुजान होते थे उसको सभ्य कहते थे। ध्यान रखें। अब जो सभा किससे मिलकर बनती थी, सबसे श्रेष्ठ लोगों से मिलकर बनती। श्रेष्ठ मतलब अनुभव में श्रेष्ठ हो, पैसों में श्रेष्ठ हो, नॉलेज में श्रेष्ठ हो, हर प्रकार से श्रेष्ठ व्यक्ति का काम होता था इस सभा में, जो वर्तमान की राज्यसभा से आप कंपेयर कर सकते हो। ओके, हो सकता कुछ व्यक्ति अपनी
आचार व्यवहार में श्रेष्ठ हो। टोटल मतलब है कि जो श्रेष्ठ लोग होते थे वह सभा में जाते थे। अब श्रेष्ठ अलग अलग प्रकार से आ सकते हैं। अब समिति में कौन होते थे? जन साधारण के महत्वपूर्ण लोग, आम लोग होते थे। इसमें स्त्री भाग नहीं लेती थी, लेकिन कहीं कहीं इसका भी उल्लेख है। लेकिन मोटे तौर पे आप ध्यान रखना, स्त्री सिर्फ ऋग्वेद में सभा में भाग लेती थी। लेकिन जब उत्तर वैदिक काल में बात करें तो उत्तर वैदिक काल में स्त्रियां किसी भी सभा में भाग नहीं लेती थी। तो ऋग्वेद काल में समिति में भाग नहीं लेती थी और सभा में भाग लेती थी, इसलिए इसको सभावती कहते हैं। अब समिति क्या करती थी? राजा का चुनाव करती थी। मैंने आपको बताया था, ठीक है भैया, वंश के आधार पर था, वंश के आधार पर था राजा ज्यादातर। स्टार्टिंग में कहते हैं, स्टार्टिंग में चुनते थे ये, लेकिन बाद में ये वंश के आधार पर हो गया था। लेकिन हमें एक सार्वभौम लेके चलना है कि आपको क्वेश्चन पूरे बन जाएं। फिर हम पूरी कहानी पढ़ेंगे भैया। स्टार्टिंग में कबीले अपना राजा चुनते थे, बाद में समय के साथ ये वंश के आधार पर हो गया था। तो यहाँ हम थोड़ा भटक सकते हैं, तो अपन बाद में देख लेंगे। तो यहाँ ध्यान रखें, राजा चुनाव कौन करती थी? समिति। वंश के आधार पर तो था, राजा का पुत्र राजा बनता था, लेकिन अंतिम मोहर समिति और सभा की लगानी पड़ती थी, स्पेशल समिति की। और समिति का काम क्या होता था? जो किसी कबीले में युद्ध होता था, लड़ने जाते थे, मान लो जीत जाता था कोई कबीला, वहां जो लूट का माल लाते थे, जिसको लूट के माल क्या बोलते थे? लोमन। क्या बोलते थे? लोमन। तो लोमन का बंटवारा यही समिति करती थी। भैया किस व्यक्ति का कितना योगदान रहा कबीले में, इस कबीले को युद्ध में जिताने में, कितनी गाय आती थी, कितना सोना आता था, जो भी सामान आता था वे आपस में बांटा करते थे लोग। ओके, उस लूट के माल को लोमन कहते थे। मैंने आपको बताया, कोई व्यक्ति अपने हिस्से में से किसी राजा को थोड़ा बहुत हिस्सा दे देता था, वो ही टैक्स कहलाता था उस समय। मतलब टैक्स नहीं था नियमित, अपनी मर्जी का टैक्स हुआ करता था, उपहार के रूप में ही टैक्स हुआ करता था, जिसको क्या कहते थे? बलि कहते थे। ओके, ये आपका हो गया। अब सभा में और देख लेते हैं। स्त्री को सभापति, पुरुष को सभ्य कहते थे, लेकिन दोनों मेंबर क्या कहते? सुजान कहते थे। ओके, पुरुष सुजान को सभ्य और स्त्री सुजान को सभापति। ये सभा न्यायिक वाला काम भी कर, न्याय का काम यही करती थी, डिसीजन भी, मतलब एक प्रकार से न्याय काम यही सभा करती थी। ये दोनों आपके हो गए। हमने पहले पढ़ चुके हैं, अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की पुत्रियां कहा, वो यही है। उत्तर वैदिक काल में ध्यान रखें, उत्तर वैदिक काल में इसका महत्व कम हो जाए, क्योंकि राजा मजबूत हो जाए, क्योंकि भूमि का राजा हो जाएगा। ओके, ये पूरा कॉन्सेप्ट पर आधारित है भैया, ध्यान रखें। यहां रट्टा मारने वाला कोई काम नहीं है, यहां समझना पड़ेगा। जो यहां फुल ध्यान से नहीं सुन रहा होगा उसको कुछ समझ में नहीं आएगा। कोई फैक्ट नहीं है सिंधु घाटी सभ्यता जैसा कि धान की भूसी कहां मिली। बड़ा महत्व है। अब जो विदर्थ हुआ करती थी समिति, कहते हैं ऋग्वेद काल की सबसे प्राचीन संस्था कौन सी थी? विदथ थी। बी दाक नीचे हलंत और था, विदथ थी। तो 5 प्रकार की समितियां या 5 प्रकार की संस्था होती थी। एक समिति, एक सभा, एक विदर्थ और एक गण होती थी, गण वो जनता वाला गण, और एक होती थी परिषद। तो 5 प्रकार की ऋग्वेद काल में संस्था होती थी, और राजा को 5 सलाहकार भी होते थे। ऐसे याद कर लो आप, राजा को सलाह देने वाले भी 5 होते थे, और समिति भी या संस्थाएं भी 5 हुआ करती थी। सबसे पुरानी संस्था मानी जाती थी विदथ, जिसका 122 बार उल्लेख हुआ है, इतनी महत्वपूर्ण थी। ये क्या काम करती थी? जो सामाजिक और धार्मिक निर्णय सुनाती थी। समाज में कैसा काम होगा, धार्मिक में कैसा काम होगा, यह कौन डिसीजन सुनाती थी? विदथ।
और जो उपज का बंटवारा होता था, कि लूट के माल की बात नहीं हो रही, लूट का माल कौन बंटवारा कौन करता, समिति करती थी, लेकिन जो किसी ने पैदा किया हो, क्योंकि कृषि प्रधान सेकंड नंबर पर होता था। पहला काम पशुपालन था, लेकिन सेकंड काम कृषि प्रधान था, सेकंड काम। तो बाई चांस कृषि का उत्पादन होता था, कबीर मिलकर काम करते थे, आपस में बंटवारा ये विदेश करते थे। ध्यान रखें, बड़ा इतना हमने देखा कि भैया 5 प्रकार की संस्था हुआ करती थी: सभा, समिति, विदथ, गण और परिषद। ओके, इनका ये काम होता था। और समिति राजा का चुनाव करती थी, राजा का चुनाव वंश के आधार पर करती थी, लेकिन अंतिम मोहर इनकी ही लगती थी। ओके, समिति में स्त्री भाग नहीं लेती थी और सभा में स्त्री भाग लेती थी। इतना हुआ। ओके पुत्रों, अब चलते हैं आगे। एक युद्ध हुआ था जिसमें 10 राजाओं ने भाग लिया था एक तरफ। इस युद्ध को 10 राग युद्ध कहा जाता था, या 10 राजाओं का युद्ध कहा जाता था, या 10 राजन का युद्ध कहा जाता था। बहुत महत्वपूर्ण पेपर में कहते हैं भारतवर्ष का पहला जो बड़ा युद्ध था वो यही था, महाभारत के पहले। ओके, जिसका उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में हुआ है। इसका उल्लेख कहां हुआ है? ऋग्वेद के 7वें मंडल में हुआ है। अब मैंने आपको बताया था कि ऋग्वेद में राजनीतिक जो समाज था वह कबीले में बटा था, या जन में बटा था। कबीले की सबसे बड़ी इकाई जन थी, तो मोटे मोटे तौर पे कबीले में बटा था। तो कबीले में कोई एक आर्य आर्य या गैर आर्य आर्य लोग नहीं होते थे, तो दोनों प्रकार के लोग हुआ करते थे। आर्य भी हुआ करते थे और गैर आर्य भी कबीले होते थे। कबीले दोनों प्रकार के होते थे, जहां लोकल्स भारत के भी होते थे और जो मध्य एशिया से आए थे बाद में भारत के हो गए थे वह भी होते थे। कुछ आर्य बहुत पहले आ गए थे, कई साल पहले, तो यहाँ के गैर आर्य या अनार्य कहते हैं उसमें मिक्स हो गए थे। तो ध्यान रखें, कबीले दोनों के होते थे, आर्य लोगों के भी और गैर आर्य लोगों के भी। अब जो 10 राग युद्ध हुआ है, इसका कारण क्या था? जो आर्य कबीला था एक, किस वंश का? भरत वंश का या त्रैसु वंश का। इसको वंश भी कह सकते हो या इनका कबीला भी कह सकते हो। त्रैसु वंश या त्रैसु कबीला या भरत वंश या भरत कबीला। इसका राजा हुआ करता था राजा सुदास। इसका जो मेन सलाहकार कौन होता था? पुरोहित। इसने राजा सुदास ने क्या किया, या विश्वामित्र को हटाकर वशिष्ठ को पुरोहित बना दिया था। ओके, राजा सुदास ने विश्वामित्र को हटाकर वशिष्ठ को पुरोहित बना दिया था। ओके पुत्रों, एक कारण ये भी था। कहते हैं दूसरा कारण ये था कि राजा सुदास रावी नदी की तो धारा है, जो रावी नदी की जो बहती होगी कहीं से, तो धारा को मोड़ने वाला था या किसी दूसरी तरफ करने वाला, तो इसमें भी विवाद हो गया था। लेकिन मेन विवाद कहते हैं विश्वामित्र को हटाकर वशिष्ठ को पुरोहित बनाना। ध्यान रखें, अब जो विश्वामित्र नाराज हो गया होगा तो यहां इनने यहां हेल्प की होगी। ओके, तो दो एक युद्ध हुआ था, एक तरफ आर्य थे और दूसरी तरफ आर्य, 5 आर्य कबीले थे और 5 गैर आर्य कबीले हुआ करते थे। ओके भैया, थोड़ा ध्यान रखें, आप थोड़ी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ी कुछ प्रॉब्लम हो रही होगी आपको समझने में। एक आर्य कबीले और गैर आर्य कबीले, दोनों कबीले एक तरफ, टोटल 10 राजा एक तरफ और एक राजा एक तरफ। जो एक राजा था राजा सुदास, ये मात्र आर्य लोग होते थे, और जो सामने 10 राजा थे ये 5 आर्य थे और 5 गैर आर्य या अनार्य कबीले वाले थे। उदाहरण के लिए 5 कबीले आर्य कौन कौन से हुआ करते थे? एक अनु हो गया, पुरु हो गए, ऐसे 3 और हैं, वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है यहाँ।
ऐसे गैर आर्य कबीले में कौन से कबीले होते हैं? ऐसे आलीन एक गैर आर्य कबीले थे। इन लोगों ने मिलकर 10 राजाओं ने मिलकर राजा सुदास के साथ युद्ध किया, तो अंत में जीते कौन? ये राजा सुदास जीता। किस वंश का? अंत में जीता कौन? राजा सुदास। ये किस वंश के थे? भरत वंश के या त्रैसु वंश के? इसी भरत वंश के या भरत कबीले के कारण बाद में इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। ध्यान रखें। ओके, इतना ही देखना। किस नदी पर था ये? रावी नदी पर लड़ा गया था। रावी नदी का नाम क्या था? परोसिनी नदी के किनारे लड़ा गया था। एक तरफ आर्य थे और एक तरफ आर्य भी थे और गैर आर्य थे, लेकिन 10 राजा हुआ करते थे एक तरफ, और एक तरफ राजा सुदास हुआ करते थे। कारण क्या था? विश्वामित्र को हटाकर वशिष्ठ को पुरोहित बनाना। मतलब कह सकते हैं कि ऋग्वेद में कोई पूरा शांत वाला माहौल नहीं था। यहां कबीले में आपस में लड़ाइयां होती थी। कई बार आर्य आर्य आपस में लड़ लेते थे, कई बार गैर आर्य आपस में लड़ लेते थे, कई बार आर्य और गैर आर्य लोगों की लड़ाइयां होती थी। तो यहां हर प्रकार से लड़ाइयां होती थी, लेकिन महत्वपूर्ण युद्ध यही था, भारी भरकम। अब चलते हैं उत्तर वैदिक काल में। अब एक बार देख लो आप, अभी तक आपने क्या देखा? ऋग्वेद काल में कबीलेई आधार पर बटा हुआ था, जिसको आप जन कहते हैं। कबीला क्या होता है? जहां लोगों का समूह होता है। इनके राजा को जनस गोपा, विस्पति, गणपति, गोपति, गायों की रक्षा, लोगों की रक्षा करता था राजा। राजा वंश के आधार पर ज्यादातर होता था, लेकिन अंतिम मोहर आपकी समिति की लानी पड़ती थी। कहीं कहीं 40 बार गण का भी उपयोग हुआ, मतलब कहीं कहीं गणतंत्र पे आधार पे था कि राजा का पुत्र राजा नहीं बनता था, और राजा के पास सीमित अधिकार होते थे। प्रमुख सलाहकार पुरोहित थे, ऐसे 5 हुआ करते थे। ओके, और ये इकाई बटी होती थी। कबीले की सबसे बड़ी इकाई क्या हुआ करती थी? जन। और जन कबीला की सबसे बड़ी इकाई होती थी, इसलिए कबीले को भी जन कहते थे। और सबसे छोटी इकाई परिवार होती थी। कबीले में समिति काम राजा का चुनाव करना होता था, लेकिन वो राजा का पुत्र को चुनती थी। लेकिन राजा कई बार अगर राजा का पुत्र सही काम नहीं करता था, राजा का पुत्र सही नहीं होता था, संस्कारी नहीं होता था, वो नहीं बनाते थे राजा, लेकिन ज्यादातर वंश के आधार पर होता था। सभा वर्तमान की राजसभा कह सकते हो। विधस्त क्या थी? सामाजिक और धार्मिक निर्णय या उपज का बंटवारा यही करती थी, लेकिन लूट का बंटवारा कौन करते थे? समिति करती थी। इतना हो गया आपका। 10 राज युद्ध हमने देखा। अब उत्तर वैदिक काल में अगर आपने ऋग्वेद काल की राजनीति 10 समाज पढ़ लिया, तो उत्तर वैदिक काल में कुछ भी नहीं है। सेम सेम रहेगा। यहां भी कुर रहेगा, यहां भी ग्राम रहेगा, यहां विष रहेगा, जन रहेंगे, लेकिन कई जन मिलकर क्या बन जाएंगे? जनपद बन जाएगा। ध्यान रखें, यहां पहली बार राष्ट्र की अवधारणा शुरू हो जाएगी, या जनपद की अवधारणा शुरू हो जाएगी। जैसे एक पुरु नाम का कबीला होता था, जिसको आप जन कहते हो। एक भरत नाम का कबीला होता, जिसको आप जन कहते हो। पुरु कबीला या पुरुजन, या भरत कबीला या भरत जन, ये दोनों मिलकर एक जनपद बन गए थे। बाद में कुरु जनपद हमने महाभारत में देखा था। राजा शांतनु की कहानी शुरू होती है, कुरुवंश के राजा हुआ करते, यहीं शुरुआत होता है। राजा परीक्षित हुआ करते थे इसके राजा। इसके बाद भी जन्मेजय, ऐसे कई राजा आते हैं इसमें। तो पुरु और भरत जन मिलकर जनपद बन जाते हैं। ये होता है कि इसमें उत्तर वैदिक काल में एक नई परिवर्तन क्या आया कि दो जन मिलकर एक जनपद बन गया। तो जैसे ही हमारा वैदिक काल खत्म होगा, वहां महाजनपद चालू हो जाएंगे, बड़े बड़े और जनपद चालू हो जाएंगे वहां। तो ऋग्वेद काल में जन, उत्तर वैदिक काल में जनपद, और जैसे ही हमारा वैदिक काल खत्म होगा, फिर 16 महाजनपद हो जाएंगे, महामगध जैसे। तो यहां भी छोटे छोटे जन मिलकर जनपद का निर्माण करते थे। ऐसे ही तुरबस कबीला या जन, या किवरी कबीला या जन मिलकर क्या बन गया? पांचाल जनपद बन गया।
ओके मित्रों, ये हो गए। तो मतलब यहाँ एक नया परिवर्तन क्या आया कि यहाँ जनपद की शुरुआत हुई। जनपद मतलब एक प्रकार से यहाँ राष्ट्र की अवधारणा शुरू हो गई, राज्य की अवधारणा शुरू हो गई, क्षेत्र की अवधारणा शुरू हो गई। मतलब यहाँ गायों के लिए युद्ध नहीं होगा, अब यहाँ भूमि के लिए युद्ध होगा। अब यहाँ कबीले की जो ढांचा हुआ करता वो नष्ट हो गया। अब राजा लोगों का राजा नहीं होता था, ये भूमि का राजा होता था। अब भूमि का राजा होगा तो नियमित कर भी आएगा, टैक्स भी आएगा, ध्यान रखें। सेना भी यहाँ एक प्रकार से अस्थायी हुआ करती, ध्यान रखें। ओके, अब ऐसे ऐसे परिवर्तन रहेंगे। तो पहली बार जो राष्ट्र की अवधारणा उत्तर वैदिक काल में शुरू होती है। और जन दो प्रकार से मिलकर बनते थे, या तो जन और जन मिलके नया जनपद बन जाते थे, जैसे कुरु जन और भरत जन मिलकर क्या बन गया, कुरु जनपद। या यहां लोहे का निर्माण शुरू हो चुका था उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में पहली बार लोहे का आविष्कार हो चुका था। लोहा मजबूत होता है तो उस लोहे के माध्यम से जंगल को काटा जाता था, तो ऐसा भी फैलाव करने लगे थे। अब हो सकता अगल बगल वाले कबीले जिनके पास ज़्यादा सुविधा नहीं होती, वो कहते थे भाई हमारे क्षेत्र में जाओ, आप यहाँ ज़्यादा जंगल नहीं है, तो कुछ ऐसे शामिल हो जाते थे। अगर मान लो कोई किसी जंगल में जंगल काटते थे लोहे के माध्यम से या आग लगाते थे, तो एरिया भूमि पर कब्जा होने लगा था, अब भूमि का राजा होने लगा था। ओके, टोटल बात यह है, यह जो टॉपिक चल रहा है आपका, आपको सुनना पड़ेगा और समझना पड़ेगा, जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। ध्यान रखें भैया, जिसका थोड़े बहुत से भी ध्यान भटक जाएगा तो यहाँ कुछ समझ में नहीं आएगा। तो राजा वहां कहते थे गोपति, यहां भूपति हो गया, भूमि का राजा बनने लगा था। वहां जन आधारित था, लोगों पर आधारित हुआ करता था राजा, यहां क्षेत्र आधारित हो जाएगा, यहां भूमि का राजा होने लगेगा। अब क्षेत्र आधार रहेगा तो यहां नियमित टैक्स भी आने लगेगा। तो नियमित कर मतलब वहां पशुपालन मेन था, यहां कृषि प्रधान हो जाएगा। वहां पहला ऋग्वेद में पशुपालन पहला नंबर था, सेकंड नंबर कृषि था, यहां उल्टा हो जाएगा। यहां कृषि प्रधान पहला नंबर का हो जाएगा, कृषि पहले नंबर का हो जाएगा, सेकंड नंबर पशुपालन होगा। अब यहां कुल उपज का 1/6 हिस्सा राजा को देना पड़ता। वहां मर्जी का कर हुआ करता था, लोग अपने हिस्से में से राजा को उपहार देते थे, जिसको बलि कहते हैं। क्या कहते थे? बलि कहते थे। ओके भैया, ध्यान रखो। वहां राजा की सहायता के लिए 5 व्यक्ति होते थे, यहां राजा की सहायता के लिए 12 लोग होते थे, जिसको रत्निन कहते थे। क्या कहते थे? रत्निन कहते थे। तो कानों में रत्ने पहनते थे, उनकी पहचान थी। वर्तमान में कहते कोई मिनिस्टर को कार मिलती है, ये प्रकार से बत्तियां मिलती है, लाल पीली बत्ती, अब तो नहीं है, तो लाल पीली बत्ती की पहचान करने के लिए मंत्रालय मिलते हैं। ऐसी उनको पहचान के लिए वो कानों में कुंडल या रत्ने पहनते थे, या हाथों में रत्ने पहनते होंगे। ये ध्यान रखें और ये ज्यादा डीप हो जाएगा। तो 12 प्रकार के अधिकारी होते थे। 12 प्रकार कौन कौन? पहला हमारा सेनानी, क्योंकि यहां भूमि का राजा हो जाएगा, तो भूमि के राजा को, अपने राजा को बचाने के लिए सेना की जरूरत पड़ती थी, वो अलग बात है। यहां सेना स्थायी नहीं होती थी अभी भी, ठीक है। अब सेना कैसे? मान लो कहीं किसी ने युद्ध कर दिया, तो जितने भी कबीले होते थे, जितनी भी जन क्षेत्र होता था, जितना भी बटे होते थे, उनके जो नवयुवक शामिल करते थे, वो युद्ध के लिए तैयार हो जाते थे। युद्ध खत्म, उनको उपहार मिलता था, उनको अपना हिस्सा मिल जाता था, जितना उनने योगदान दिया था। लेकिन इकट्ठा कौन करेगा उन सेनाओं को? उन सेनाओं कांटेक्ट में कौन रहेगा? सेनानी। तो मेन काम यहां सेनानी का हो गया था। इसका हो गया सेनानी। सेकंड नाम पुरोहित का हो गया था। अंतर ये हो गया, ऋग्वेद काल में पुरोहित पहले नंबर का था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में सेकंड नंबर का हो जाएगा पुरोहित। अब यहां राजा की पावर बढ़ जाएगी। अब देखो राजा की पावर कैसे बढ़ जाएगी। राजा जिस जिस क्षेत्र का राजा रहेगा, वह अपने अपने आगे
सम्राट कहीं कहीं सम्राट लगाने लगेगा, कहीं भोज लगाने लगेगा, कहीं विराट लगाने लगेगा, कहीं राजा लगाने लगेगा। तो हर क्षेत्र के जो जनपद होते थे, जैसे पूर्व जनपद होता था, और कोई भारत के पूर्व वाला जनपद होता था, उस क्षेत्र को साम्राज्य कहते थे, लेकिन राजा को सम्राट कहते थे। पश्चिम के जनपद के राजा को सौराठ कहते थे, उत्तर के जनपद के राजा को विराट कहते, दक्षिण के जनपद के राजा को भोज कहते थे, मध्य देश के या मध्य भाग के जनपद को राजा कहते थे। तो इतना राजा का महत्व बढ़ गया था। यहां राजा का महत्व बढ़ जाएगा, यहां सभा समिति का काम कमजोर हो जाएगा। सभा समिति पर राजा का, पुरोहित का, बड़े बड़े लोगों का कब्जा हो जाएगा। जैसा राजा चाहेगा वैसे होने लगा था। ध्यान रखें, सभा और समितियों पर ही तो समिति ही राजा काम करने लगी थी। तो यहां राजा, क्योंकि राजा नियमित इनकम होने लगी थी, तो राजा मजबूत तो होगा। तो पहले राजा लोगों का समूह होता था, लोग छोड़ के चले जाते थे तो राजा कमजोर हो जाता। यहाँ एक क्षेत्र होता था, कुछ लोगों को अपने क्षेत्र में रहना ही पड़ता था। यहाँ टोटल मिलाकर जो राजा क्षेत्र पर आधारित हो गया था, तो यहाँ मजबूत हो गया था। अब देखो राजा की कितनी इज्जत मिल गई थी। क्यों? पूर्व वाले राजा को सम्राट कहते थे, और यह सम्राट अलग प्रकार का यज्ञ करता था, वाजपेयी यज्ञ करता था। अब वाजपेयी यज्ञ में क्या होता था कि राजा के रथ को कई दिन तक यज्ञ चलता था, लगभग अगर हम कहें 17 दिन तक यज्ञ चलता था। इसमें राजा के रथ को अपनी मर्जी से ही, जानबूझकर ही आगे भगाते थे कि राजा हार ना हार जाए, राज देखो राजा है इसलिए जीत गए। या राजा के जो घोड़े होते थे बहुत मजबूत होते थे। तो ये वाजपेयी यज्ञ मतलब अपने अपने प्रकार से अपने अपने राजा अपनी कीर्ति बढ़ाने के लिए अलग अलग यज्ञ करते थे। कोई अश्वमेध यज्ञ करता था। कौन सा? ये सामने लिखा, पश्चिम वाला राजा अश्वमेध यज्ञ करता था। अपना अश्व घोड़ा छोड़ देता था, उसके पीछे राजा चलता था, 4 उसकी रानियां चलती थी रथ में बैठकर, 4 युवराज चलते थे, 400 सेवक चलते थे। जहां जहां वो घोड़ा जाता था वो क्षेत्र उसका हो जाता था, या मर्जी से, नहीं तो युद्ध करो। 400 सेवक जो कमांडो होते थे उनके, ऐसा अश्वमेध यज्ञ होता था। बाद में लगभग कहते हैं 1 महीना ये यज्ञ चलता था। 1 महीने बाद उस घोड़े की और लगभग 600 सांड की बलि मिलती थी या बलि दी जाती थी। ओके, ये अश्वमेध यज्ञ होता था। किस एरिया वाला? पश्चिम वाला क्षेत्र। उत्तर का राजा जो विराट कहलाता वो अपना अलग प्रकार से यज्ञ करता था। यहां 25 खंभों में कई लोगों को बांध देते थे, हो सकता अपराधी हो, पुरुष को बांध देते तो उनकी बलि दी जाती थी। 25 खंभों में बांधकर पुरुषों की बलि दी जाती थी। उत्तर भारत में था, उत्तर वाले जनपद में हुआ करता, जो विराट राजा हुआ करता था कि इससे हमारी ताकत। यज्ञ क्यों करते थे? कि भैया इस यज्ञ से हमें शक्ति मिल जाएगी, ऐसा होता था। एक प्रकार से दक्षिण के जो राजा भोज हुआ करते थे, जो अपनी राजाओं से, जिस जनपद के राजा भोज लगाते, दक्षिण वाला क्षेत्र, ये सर्वमेघ यज्ञ होता था। इसमें क्या था? एक प्रकार से ये शाकाहारी प्रकार का था। जितना अन्न होता था, वनस्पति होते, फल फूल होते थे, उनकी यज्ञ में आहुति या हवन होता था। ऐसे ये भी लगभग चलता था, लगभग 34 दिन चलता था। सभी प्रकार के अन्न और वनस्पति का हवन होता था इसमें। ऐसे ही था एक राजसूय यज्ञ, आप देखते होंगे टीवी पर। भगवान राम जब राजा बनते थे, सिंहासन होता था, जब राजा बनता थे तो राजा बनने के पहले उनको 17 प्रकार की नदियों का पानी या 17 प्रकार की नदियों या जल के 17 प्रकार के जल से उनका अभिषेक होता था। मतलब टोटल बात यह है कि राजा का महत्व यहां बढ़ गया था। अपने अपने आगे राजा सम्राट लगाने लगे थे, विराट लगाने लगे थे, राजा भोज लगाने लगे थे, मतलब एक प्रकार भोज लगाने लगे थे। अपने अपने प्रकार से यज्ञ करते थे। कोई अश्वमेध यज्ञ करता था, कोई राजसूय यज्ञ करता था, कोई वाजपेयी यज्ञ करता था। ये यज्ञों को अपन पढ़ेंगे, धार्मिक या जो सांस्कृतिक आपका अंतर आएगा वहां देखेंगे अपन। ऐसे ऐसे अंतर हो रहे थे। यहां टोटल राजा की पावर बढ़ जाएगी, यहां वास्तविक राजा हो जाएगा।
क्योंकि वो क्षेत्र आधारित हो गया था। ठीक है भैया, क्योंकि ऋग्वेद में समझे होंगे, यहां आपको आसान हो गया। अब देख लो, यहां लिख के लाए हैं, ये बार पढ़ लो आप। उत्तर वैदिक काल में जो कबीलाई ढांचा टूट गया था। ओके, यहाँ जनजाति वाला खेल नहीं हो रहा। आप यहाँ राष्ट्र शब्द की जो प्रदेश और क्षेत्र होता था, इसकी पहली बार अवधारणा आई। पहली बार क्षेत्र राजाओं का उदय हुआ। ओके, जन का स्थान जनपद ने ले लिया। अब युद्ध गायों के लिए ना होकर क्षेत्र के लिए होता था। वहां गोपति कहलाता, यहाँ भूपति कहलाता था। वहां गायों के लिए युद्ध होता था, यहाँ क्षेत्र के लिए युद्ध होता था। जिन क्षेत्र को जीत जाते थे वो क्षेत्र उनका हो जाता था। अब राजा मजबूत क्यों हो जाता था? क्योंकि सभा समितियों पर राजाओं की, पुरोहित का, धनी लोगों का अधिकार हो जाएगा। जो जितने पावरफुल होते उनके ही कब्जा हो जाएगा। जैसे राजा चाहता था वैसे होने लगा था। स्त्रियों को सभा से हटा दिया, तब स्त्रियों का कोई रोल नहीं रहा। मतलब उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की जो हालत है वो खराब होती जाएगी। हम पढ़ेंगे सामाजिक का अंतर में। राज्य के प्रधान या राजा का निर्वाचन तो होता था, लेकिन वो ही राजा कब्जा हो गया था। राज्यों की आकार वृद्धि से अब क्षेत्र की आकार वृद्धि होने लगी थी, इसलिए राजा मजबूत हो गया था। टोटल प्रकार से राजा पावरफुल हो गया था। लेकिन अंतर ध्यान रखने, एक समानता जरूर होगी कि ऋग्वेद में और उत्तर वैदिक में जो राजनीतिक स्थिति में या समाज में, दोनों काल में राजा की कोई स्थायी सेना नहीं थी। यहाँ दोनों प्रकार देखें, दोनों में अस्थायी सेना हुआ करती। जब भी युद्ध होता था कबीलाई सेना होती थी। गांव की सेना तैयार हो जाए, जहां जहां पूरा क्षेत्र था तो सेनापति होता था, वो इकट्ठा करता था कि भाई चलो युद्ध होने वाला है तो आपका काम ही, मतलब कोई परमानेंट सेना नहीं होती थी। जब युद्ध होता था तो जो लड़ने में सक्षम होते थे, जो नए नए युवक होते थे, वो लड़ने चले जाते थे। एक प्रकार से कबीलाई सेना को क्या बोलते थे? मिलिशिया कहते थे। सेना को क्या कहते थे? मिलिशिया। ध्यान रखें। ओके मित्रों, ये हमारा टॉपिक पूरा हो गया। तो टोटल प्रकार से अगर शांति से देखें, ऋग्वेद में कबीलाई थे या जन पर आधारित था। कबीलाई मतलब लोगों का समूह, और लोगों के समूह पर राजा होता था, और हर कबीले जो लोग होते थे वो अपनी कबीले के प्रति ईमानदार होते थे। एक प्रकार से जहां वो जाते थे उनके लोग वहां जाते थे। तो कोई एरिया नहीं था उस समय, क्यों शुरुआत हो रही है, वर्तमान की बात हो रही है। अब मात्र क्षेत्र के लिए लड़ाइयां होगी। जहां कबीला जाता था वहीं राजा जाता था, पूरा पूरा क्षेत्र होते थे। तो जंगल के लिए या क्षेत्र की लड़ाई नहीं होती थी ऋग्वेद में। लेकिन उत्तर वैदिक काल में यह अंतर आ जाएगा। ओके, वहां 5 सलाहकार थे, यहां 12 सलाहकार हो जाएंगे। वहां पुरोहित मुख्य था, यहां सेनानी मुख्य हो जाएगा, क्योंकि यहां क्षेत्र का महत्व बढ़ जाएगा। वहां गायों के लिए युद्ध होता था, इसलिए गोपति था। यहां भूमि के लिए युद्ध होने लगा तो भूपति हो गया। वहां पशुपालन का मेन काम था, और सेकंड नंबर पर कृषि होती थी। और उत्तर वैदिक काल में भूमि का महत्व बढ़ जाएगा, इसलिए कृषि प्रधान हो जाएगा। ये कृषि पहले नंबर पर जाएगी, सेकंड नंबर पशुपालन रहेगा। ऐसे ऐसे अंतर हमने आज पढ़ने की कोशिश की। और जैसे जैसे हम अलग अलग सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक अंतर पढ़ेंगे तो आपको और स्पष्ट हो जाएगी।